तो हमने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया था क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। और हमने ये भी समझा था कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उस दौरान उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो हमने समझा था कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है यानी कि अभिक्रिया होता है तो उसमें जो परिवर्तन आते हैं, उन पदार्थों में जो परिवर्तन आते हैं उसके पूरा गुण बदल जाता है। और कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं जिससे कि गैस उत्पन्न होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। और उष्मा के आधार पर हमने ये भी पता किया था कि किस तरह की अभिक्रिया होता है, एक उष्मा क्षेपीय और एक उष्मा शोषी अभिक्रिया, इनके रीजन को भी समझ लिए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे जो भी नए अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। देखिए, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि हम बहुत चीज़ होते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मान के चलिए कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं जी, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। तो ये एक क्या हो गया, आपका रासायनिक अभिक्रिया हो गया जिसमें ये सब कुछ हो रहा है, जिसमें कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या करते हैं कि जो भी इसमें पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो कुछ भी नए पदार्थ बन रहे हैं उनके समीकरण और संकेत की सहायता से अगर हम इस पूरे अभिक्रिया को शॉर्टकट में लिख देते हैं तो ये बहुत ही आसान हो जाता है। और ये जो नया फॉर्म बनता है इनके रासायनिक समीकरण, मतलब ये जो आपका अभिक्रिया को जो हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं ये शॉर्टकट ही क्या कहलाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और उसमें उत्पन्न होने वाले पदार्थों को अगर हम उनके संकेत और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करें शॉर्ट फॉर्म में तो वह जो फॉर्म है क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2 होता है। और क्लोरीन गैस का सूत्र क्या होता है, Cl2 होता है। और जो नया पदार्थ बना हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, HCl। तो ये जो आपका कहलाएगा क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। एक चीज़ ध्यान दें, रासायनिक समीकरण जब भी लिखा जाता है तो क्या करते हैं कि अभिकारक को, जो अभिकारक होते हैं उनको हमेशा बाएं साइड लिखते हैं और तीर का चिन्ह दे करके इधर दाएं साइड में हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रतिफल को लिखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को लिखते हैं, जो भी पदार्थ नया बनता है। ये अभिकारक और इधर साइड में होगा प्रतिफल। अगर मेरे पास दो या दो से अधिक हमारे पास क्या है, अभिकारक हैं, तो उनके बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अभिकारक हैं, तो इनको अलग अलग लिखने के लिए हमने क्या यूज़ किया है, प्लस का साइन का यूज़ किया। अगर इसी तरीके से मान के चलिए कि कोई ए पदार्थ है, बी, सी, इस तरीके से तीन पदार्थ आपस में मिल करके एक दो तीन नए पदार्थ जैसे कि डी और ई का निर्माण कर रहे हैं, तो प्रतिफल भी अगर दो से ज़्यादा हो जाता है तो इनके बीच में हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस का साइन दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक रासायनिक समीकरण हो जाता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण अभिक्रिया जो हो रहा है तो इसमें हमें ये पता नहीं चल पा रहा है इन समीकरण में कि ये जो पदार्थ है ये किस अवस्था में है, यानी कि हाइड्रोजन जो है ये गैसीय अवस्था में है कि ठोस अवस्था में कि द्रव अवस्था में है, ये चीज़ नहीं पता चल रहा है। तो ये चीज़ की जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके सूत्र और संकेत के बगल में हम लोग कुछ संकेत यूज़ कर लेते हैं जिससे कि मालूम चल जाता है कि वो कौन सा अवस्था है। जैसे कि कोई अगर पदार्थ ठोस है तो ठोस के लिए उसके साइड में हम लोग S लिख देते हैं। अगर कोई पदार्थ द्रव है तो उसके बगल में हम लोग L लिख देते हैं। अगर कोई गैस है तो उसके लिए हम लोग G यूज़ करते हैं। अगर कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन का मतलब होता है किसी पदार्थ को पानी में घोल दें तो वो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, जलीय विलयन। जलीय विलयन को हम लोग AQ संकेत से लिखते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर क्या है, एक गैस है, तो इसके बगल में हम लोग ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, G लिख देंगे। क्लोरीन क्या है आपका, एक गैस है तो इसके बगल में
जी लिख देंगे। इस तरीके से HCl जो बना वो गैस है अगर तो क्या लिख देंगे जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं कि जो पदार्थ बन रहा है चाहे भाग ले रहा है उसकी भौतिक अवस्था क्या है, रासायनिक समीकरण की सहायता से ही पता कर सकते हैं। एक चीज़ और, जब ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा होता है तो किस परिस्थिति में हो रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं हो पाती है। यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, ये मालूम नहीं चल पा रहा है। तो ये किस परिस्थिति में हो रहा है इसकी जानकारी हमें नहीं हो पा रही है। तो इसकी जानकारी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो आप तीर का चिन्ह देख रहे हैं, तीर का निशान देख रहे हैं, इसके ऊपर उस परिस्थिति को लिख देते हैं जिस परिस्थिति में यह अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन का ये जो अभिक्रिया है सूर्य के प्रकाश में ही होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट लिख देंगे। इस तरीके से किस स्थिति में ये परिस्थिति में अभिक्रिया होगा ये क्लियर हो जाता है। कुछ टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह जो भी ज़रूरत होता है किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो उसको भी हम लोग तीर के चिन्ह के ऊपर ही नोट कर देते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण से लाभ क्या होता है। यानी कि अब हम लोग समझ चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको लिखा कैसे जाता है, और रासायनिक समीकरण जो लिखते हैं तो उसमें कुछ कमी रहती है। उन कमियों को दूर करने के लिए हमने बताया कि किस परिस्थिति में अभिक्रिया हो, या फिर अगर उसमें कोई ठोस द्रव अवस्था, भौतिक अवस्था उसका पता करना हो तो उसके लिए क्या करते हैं। अगर ये भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है और उस अभिक्रिया के दौरान उसमें से कोई गैस निकल रहा है तो क्या करते हैं। तो देखिए गैस के लिए क्या करते हैं कि जो भी सूत्र है उसके बगल में हम लोग एक ऊपर के तीर का चिन्ह का निशान दे देते हैं, जो ये बताता है कि उस अभिक्रिया के दौरान क्या हो रहा है कि वो गैस के रूप में बाहर निकल रहा है। एक चीज़ और होता है, अगर अवक्षेप बन रहा हो तो उसके लिए हम लोग तीर का चिन्ह कहाँ कर देते हैं, नीचे साइड में कर देते हैं। अगर किसी सूत्र के बगल में तीर जो है नीचे की ओर हो तो समझ लीजिए कि वो जो पदार्थ है वो क्या है, एक अवक्षेप है। अवक्षेप समझते हैं, अगर किसी द्रव से अगर उसमें से क्या अलग हो रहा हो, ठोस पदार्थ अलग हो रहा हो, तो वो जो पदार्थ है आपका क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो इस तरीके से उसके सूत्र या संकेत के बगल में हम लोग क्या करते हैं, तीर का निशान जो है नीचे की दिशा में कर देते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ है। तो देखिए जो सबसे पहला लाभ ये है कि इसमें समय का बचत होता है। जब हम रासायनिक अभिक्रिया को लिखते हैं तो लिखते समय रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। अगर हम उसको शॉर्टकट में लिख दें, रासायनिक समीकरण के फॉर्म में लिखें तो बहुत ही आसानी से कम समय में उसको लिख सकते हैं। दूसरा जगह बहुत कम लगता है, समय बचा, जगह कम लगेगा उसको लिखने में। और सबसे तीसरा ज़्यादा फायदा ये है कि अगर ये जो रासायनिक समीकरण है ये सभी जगह पर, यानी कि देश विदेश कोई भी जगह पे चल जाइए तो सेम रासायनिक समीकरण का यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, यहाँ पर आलू को हम लोग आलू कहते हैं, और विदेश में चल जाइएगा तो इंग्लिश भाषा में उसको क्या कहेंगे, पोटैटो कह देंगे, और दूसरे लैंग्वेज में उसको अलग अलग तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन ये जो रासायनिक समीकरण है उसको क्या कहते हैं जी, सभी जगह पर सेम ही रहता है, तो समझने में कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे आप इंडिया में पढ़ें या चाहे विदेश का कोई स्टूडेंट पढ़ रहा हो, वो सेम ही चीज़ होता है। तो इसलिए रासायनिक समीकरण के ये सब कुछ लाभ है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने बताया कि रासायनिक समीकरण जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, और जो दूसरा होता है वो होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण जो है उसमें क्या होता है, उदाहरण से समझ लेते हैं। मान के चलिए कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ है, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो होता क्या है कि ये टूट जाता है, और टूट करके बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, ये जो आप ट्रायंगल का साइन देख रहे हैं, ये ट्रायंगल का जो साइन, तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पे दो चीज़ प्राप्त हुआ, एक कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन दोनों में देखिए इसमें अभिकारक और प्रतिफल, अगर अभिकारक और प्रतिफल में जो भी तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या अगर समान है तो उसको कह देते हैं संतुलित। जैसे कि कैल्शियम की परमाणु का संख्या इधर कितना है, 1 है, इधर कितना है, 1 है, तो ये दोनों एक ठीक है। कार्बन कितना है, 1 है, और कार्बन की परमाणु की संख्या 1 है, और ऑक्सीजन कितना है, इधर 3, और इधर ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पर 1, 3, कितने हो गए, 3। यानी कि दोनों साइड जो भी हमारे पास क्या है तत्व हैं उनकी परमाणुओं की संख्या समान है। जैसे कि कैल्शियम का इस साइड में कितना है, 1 है, और इस साइड में कितना है, 1 है। कार्बन का कितना है, इस साइड में 1 है, इस साइड में भी कार्बन का 1 है, और ऑक्सीजन इधर कितना है, 3 है, इधर भी कितना है, 1 + 2 = 3 है। यानी कि तीनों तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों साइड क्या है, समान है। तो ये जो रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित। अगर वही दोनों साइड असमान होता तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कह देते हैं हम लोग, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस
दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो अमोनिया गैस का निर्माण होता है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इन दोनों में देखिए, नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं यहाँ पर, तो नाइट्रोजन के इस साइड में 2 परमाणु हैं, इस साइड में कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितने हैं इधर, तो हाइड्रोजन आपका 2 है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 3 है। देख रहे हैं इधर, यानी कि अभिकारक और प्रतिफल में जो भी तत्व हैं उनके परमाणुओं की संख्या क्या है, समान नहीं है। तो समान नहीं जब रहता है तो उसको कौन सा रासायनिक समीकरण कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक चीज़ याद रखें, असंतुलित रासायनिक समीकरण को ढांचा समीकरण भी कहा जाता है, या फिर कंकाल समीकरण भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण में हम लोग डिफरेंस समझ लिए। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, करने का रीजन क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का विधि क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।